नमस्कार, जय श्री कृष्ण। लाभ के साथ साथ बचत के लिए भी विशेष साबित होगा आने वाला 2025। लेकिन आपको अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना होगा, क्योंकि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ये पंक्तियां मिथुन राशि के जातकों को देखकर ही लिखी है, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते रहते हैं, लेकिन ये जातक कभी विघ्नों से घबराते नहीं हैं, बल्कि विघ्नों में कोई ना कोई नया रास्ता खोज लेते हैं। और आने वाले 2025 में तो मिथुन राशि के लिए बहुत ही अनुकूल समय आ रहा है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आने वाला 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। कैरियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, और क्या विदेश जाने के योग है या नहीं, कोई बड़े नुकसान के योग तो नहीं है, लाभ होगा तो कौन से मंथ में विशेष होगा। अब बने रहे, वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्रिय मित्रों, आने वाला 2025 मंगल का साल है। अब 2025 को जोड़ोगे तो उसका अंक 9 आएगा, और 9 संख्या होती है मंगल की, यानी आने वाला 2025 मंगल का वर्ष रहेगा। और मंगल तो कारक है एनर्जी का, यानी 2025 में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ अपने कार्यों को करेंगे। और मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए तो मंगल देव का वैसे ही बड़ा ही महत्व है, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के इनकम भाव के लॉर्ड यानी इनकम भाव यानी एकादश भाव के स्वामी मंगल होते हैं। अब जब ये वर्षी मंगल का है तो आपका इनकम भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। अब इनकम भाव का एक्टिवेट होना दिखाता है कि आपकी इनकम में वृद्धि होगी। एकादश भाव को इनकम भाव के साथ साथ इच्छाओं का भाव कहा जाता है। अब एकादश भाव का पूरी तरह एक्टिव होना ये दिखाता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अब मंगल एकादश भाव के साथ साथ आपकी कुंडली में छठे भाव का भी स्वामी है। अब छठे भाव से हम देखते हैं शत्रु, रोग और ऋण, यानी आपका ये भाव भी एक्टिव हो जाएगा। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में छठा भाव पीड़ित है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके शत्रु उभर कर सामने आ सकते हैं, कोई बीमारी आपको सता सकती है। लेकिन छठा भाव यदि मजबूत स्थिति में है और यदि मंगल भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो फिर ये भाव आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है, क्योंकि छठे भाव का एक्टिवेट होने का तात्पर्य है कि आप कर्ज पर भी कंट्रोल कर लेंगे। आपने यदि कहीं से कर्ज ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उससे छुटकारा पाने का वर्ष है। आपके शत्रु जो यदि आपको आपके शत्रु कहीं परेशान कर रहे हैं तो शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और ऐसी कोई बीमारी जो बड़े लंबे समय से आपको सता रही है, आपको परेशान कर रही है, उस बीमारी से भी आपको छुटकारा मिलने की पूरे योग है। मित्रों, आप इस वीडियो में पूरा बने रहें। मैं वीडियो के अंत में 2025 को हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं उसके लिए भी आपके लिए यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी बताने जा रहा हूं, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। अब बात करते हैं कि 2025 में होने वाले 4 महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर। अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता कि एक ही वर्ष में 4 बड़े महत्वपूर्ण ग्रह, जैसे देवगुरु बृहस्पति जो 12 वर्ष में किसी राशि में प्रवेश करते हैं, यानी एक राशि में प्रवेश करने का इनका समय रहता है 12 वर्ष। जैसे मिथुन राशि में अब ये प्रवेश करेंगे 12 वर्ष बाद में, कब करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। और शनिदेव भी 2.5 वर्ष के बाद में यानी 30 वर्ष के बाद में किसी राशि में प्रवेश करते हैं। और राहु और केतु भी अपनी राशि 18-18 महीने में बदलते हैं। और 2025 में तो ये चारों ही ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो बड़ा गोचर आपके लिए होने जा रहा है वो है 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को आपके भाग्यस्थान में बैठी हुई शनि आपके कर्मस्थान में चले जाएंगे, यानी कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। और आपके लिए ये बैठेंगे दशम भाव में। मीन राशि में जैसे ही शनिदेव गोचर करेंगे वैसे ही मेष राशि पर भी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। लेकिन हम विषयांतर ना होते हुए आपके विषय में ही बात करते हैं। जैसे ही शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कर्म भाव पर बैठेंगे, दशम भाव में बैठेंगे, वैसे ही आपको मेहनती बना देंगे। और मेहनत करने वालों की तो कभी हार होती ही नहीं है। आप मेहनत भी करोगे, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करोगे और इसका फल आपको आगे जाकर मिलेगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा गोचर होने जा रहा है
वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति जो अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो इस समय आपके लिए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और 12वें भाव में तो गोचर करना इतने महत्वपूर्ण ग्रह का शुभ माना ही नहीं जाता। अब देवगुरु बृहस्पति 15 मई से वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, यानी आपके 12वें भाव से लग्न में बैठेंगे। 12 वर्ष के बाद में एक ऐसा शुभ अवसर आ रहा है जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठेंगे। अब लग्न में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको बेहद सुखद परिणाम देंगे। क्या क्या परिणाम देंगे ये भी हम चर्चा करते हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठेंगे, सर्वप्रथम तो आपको विवेकवान बना देंगे। जैसे आपने पिछले समय में महसूस किया होगा कि कई बार आप सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो निर्णय लेने की शक्ति भी देवगुरु बृहस्पति आपको लग्न में बैठकर प्रदान करेंगे। आपके इंट्यूशन पावर को बहुत हाई कर देंगे। किसी व्यक्ति या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको मूर्ख बनाना चाहेगा, आप उसको अतिशीघ्र पहचान जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाएंगे, यानी आपको स्पिरिचुअल भी बनाएंगे। अब लग्न में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। पंचम भाव यानी विद्या बुद्धि का भाव, प्रेम का भाव। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है। वे छात्र या वे विद्यार्थी जो उच्च अध्ययन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि विदेश जाकर भी कोई छात्र स्टडी करना चाहता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। पंचम भाव लव लाइफ का भाव, यानी लव लाइफ भी मिथुन राशि के जातकों की मई के बाद में बहुत अच्छी रहने वाली है। देवगुरु की दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है। और मिथुन राशि के ऐसे कपल जिनके पिछले काफी समय से छोटी छोटी बातों पर बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपके पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर आपके झगड़े हो जाते हैं, मई 2025 के बाद में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा और ये पूरा सुखद परिणाम देंगे 1 साल तक। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर डालेंगे। 7th हाउस यानी साझेदारी का भाव, अपने पार्टनर का भाव। तो वे जातक जो विवाह के बारे में सोच रहे हैं, मई के बाद में उनके लिए बहुत अनुकूल समय आ रहा है। और वैवाहिक जोड़ों के, विवाहित दंपतियों के लिए भी ये अनुकूल समय लेकर आ रहा है। हाँ, बीच में रह गया था कि 5वीं दृष्टि जहां पर ये पंचम भाव पर डाल रहे हैं, वो संतान का भी भाव है। तो वे दंपति जो संतान उत्पत्ति के बारे में प्लान कर रहे हैं, मई के बाद में उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मई के बाद में, मई 2025 के बाद में या मई 2025 से ही वो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है कंसीव करने का, तो आप प्लान कर सकते हैं, अभी से प्रिपेयर हो सकते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि मई 2025 से आपका अनुकूल समय आ रहा है संतान उत्पत्ति के लिए भी। इसलिए आप इस कार्य के लिए भी अभी से प्लान बना सकते हैं। 7वीं दृष्टि मैंने बताई कि 7th हाउस पे डालेंगे और 7th हाउस पर डालकर यदि आप पार्टनरशिप में कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सुखद परिणाम देंगे। आपका यदि आपके पत्नी या आपके पति से वैचारिक मतभेद रहते हैं या आपके वैवाहिक जीवन में कहीं कोई उलझनें बनी हुई है, तो ये उलझनों को दूर करने का समय आ रहा है। मई के बाद में आपके दाम्पत्य जीवन में सुख देखने को मिलेगा, शांति देखने को मिलेगी। मई 2025 के बाद में आपके वैवाहिक जीवन में आपको शांति रहेगी, सुख रहेगा। आप देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर 9वीं दृष्टि भाग्यस्थान पर डाल रहे हैं। भाग्यस्थान पर 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य को बिल्कुल भाग्यस्थान पर 9वीं दृष्टि डालना अत्यंत शुभ मानी जाती है। आपका भाग्य पूरी तरह काम करेगा। और 18 मई से तो एक और बड़ा गोचर होने जा रहा है, जहां राहु और केतु अपनी अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। राहु तो मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 9वें भाव में बैठेंगे। और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 3रे भाव में बैठेंगे। केतु का 3रे भाव में बैठना अत्यंत शुभ रिजल्ट देने वाला है। ज्योतिष में एक बहुत अच्छा सिद्धांत आता है कि जब किसी भी भाव पर एक सौम्य ग्रह और एक क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है, तो ये भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। अब आपके 9वें भाव में राहु यानी एक क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, वो इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति यानी सौम्य ग्रह यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी वो भी 9वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। जब एक सौम्य ग्रह और एक क्रूर ग्रह, 2 ग्रह एक किसी विशेष भाव को प्रभावित करे, तो वो भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है, तो वो भाव पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। अब भाग्यस्थान का एक्टिव होना दिखाता है कि आपका भाग्य पूरी तरह काम करेगा। अब राहु आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर डालेंगे। ये सिद्धांत भी यहीं पर काम कर रहा है। सौम्य ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न में बैठे हुए हैं और क्रूर ग्रह राहु भी अपनी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं।
तो आपका लग्न भी पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। अब लग्न तो व्यक्ति की व्यक्तित्व है, व्यक्ति का पर्सनैलिटी है, तो जब आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा हो जाएगा तो आपको सफल होने से कौन रोक सकता है, आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। देखिए आपका नवम भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो गया, आपका लग्न भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो गया, तथा आपका महत्वपूर्ण भाव त्रिकोण वाला पंचम भाव पर भी देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और राहु देव की 9वीं दृष्टि, यानी आपका पंचम भाव भी पूरी तरह एक्टिव हो गया। ये त्रिकोण, ये ट्रायंगल, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, जिसे हम त्रिकोण भी कहते हैं, ये पूरा ट्रायंगल, ये त्रिकोण, ये धर्म त्रिकोण आपकी पूरी तरह एक्टिवेट हो रहा है। और इस त्रिकोण का एक्टिव होना दिखाता है कि 2025 आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत सुखद परिणाम आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। अब मिथुन राशि के जातक यदि 2025 को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने बुध देव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपके लग्नीश बुध है और बुध को स्ट्रॉन्ग करने से आपकी पर्सनैलिटी का भी विकास होगा, आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। अब बुध देव को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें? बुध देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पन्ना भी धारण कर सकते हो, लेकिन पन्ना धारण करने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा ले, क्योंकि हर कंडीशन में हम स्टोन धारण नहीं कर सकते। यदि आपके बुध नीच राशि में बैठे हुए हैं तो आपको पन्ना धारण करने से बचना चाहिए। इसलिए स्टोन धारण करने से पहले आप अपने जन्मपत्री किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा ले, उनसे परामर्श ले ले, तदुपरांत ही आप पन्ना धारण करें। अब मैं बुध देव को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसको आप बिना जन्मपत्री देखे ही कर सकते हैं। जैसे आप बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, उनको दूर्वा घास चढ़ाएं। बुध देव को स्ट्रॉन्ग करने का एक और सटीक उपाय, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, आपके आसपास हरियाली रखे। बुध का और पेड़ पौधों का सीधा संबंध है। यदि आपने पेड़ पौधे लगाए, आपके चारों ओर हरियाली रखी, तो आपके बुध देव स्ट्रॉन्ग होकर आपको सुखद परिणाम देंगे। बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। ये बुध देव को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सरल और चमत्कारिक उपाय है। आप इन उपायों को करके अपने जीवन को और भी खुशहाल बना सकते हो। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं।